आज हम चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पॉइंट सॉल्व करेंगे। इसमें हमें दिया हुआ है 6x प्लस का 3y बराबर है 6xy के, और दूसरा समीकरण दिया है 2x प्लस 4y बराबर 5xy। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम पहला समीकरण लेते हैं 6x प्लस का 3y बराबर है 6xy के, और हम क्या करेंगे, इस xy को हटाने के लिए पूरे समीकरण को xy से भाग कर देंगे। यानी कि आप लिखेंगे कि दोनों तरफ xy से भाग करने पर दोनों तरफ xy से भाग करने पर, तो जब आप ऐसा करेंगे तो चलिए देखते हैं क्या मिलेगा। 6x प्लस का 3y, इस पूरे को आप xy से भाग करेंगे, और 6xy को भी xy से ही भाग, दोनों तरफ आपने xy से भाग कर दिया। तो जब आप इसको अलग अलग करेंगे तो ये बनेगा 6x बटे में xy और प्लस का 3y बटे में xy बराबर, यहाँ पर xy से xy कैंसिल हो जाएगा और ये आपको 6 मिलेगा। आपने यहाँ पर 6x प्लस 3y को अलग अलग किया है, यानी कि इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, तो इनके पीछे प्लस का निशान और xy दोनों के नीचे आ जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो अब आपको मिलेगा 6 बटे में y प्लस 3 बटे में x बराबर आएगा 6 के। ठीक है, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 6 गुणा ब्रैकेट में 1 बटे वाई, फिर प्लस का निशान, 3 को बाहर आप करेंगे, 3 बाहर कर देंगे, गुणा ब्रैकेट में आएगा 1 बटे में x और बराबर आएगा ये 6 के। तो आप इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे फिर से आपको यही मिलेगा। इसी प्रकार से आप समीकरण 2 को लेंगे और उसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए इसको भी फिर सिंप्लीफाई करते हैं। समीकरण 2 हमें जो भी दिया है उसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। आप यहाँ पर लिखेंगे और 2x प्लस 4y बराबर है 5xy के। इसके भी दोनों तरफ आप xy से ही भाग करेंगे। आप लिखेंगे कि दोनों तरफ xy से भाग करने पर, तो दोनों तरफ भाग करना है तो 2x प्लस 4y को आप भाग करेंगे xy से बराबर 5xy को भी xy से ही भाग करेंगे। इसको पहले आप अलग अलग करिए, तो ये बनेगा 2x बटे में xy प्लस ये बनेगा y 4y बटे में xy बराबर, xy से xy कटेगा तो ये 5 मिलेगा। आपने यहाँ पर क्या किया, 2x को अलग कर दिया, 4y को अलग कर दिया। अलग अलग करने के बाद xy दोनों के नीचे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो x से x कटेगा और y से y कटेगा। तो यहाँ पर मिलेगा आपको 2 बटे y प्लस यहाँ मिलेगा 4 बटे में x बराबर 5। इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणा ब्रैकेट में 1 बटे y प्लस इसका भी 4 बाहर कर दीजिए, तो ये इस तरह से बनेगा 4 गुणा ब्रैकेट में 1 बटे x और बराबर 5। ये आपका बनेगा। तो अगर आप इसको समीकरण 1 माने, ये आपका समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 और 2 में आप देख रहे होंगे कि 1 बटे वाई और 1 बटे एक्स इसमें है, 1 बटे वाई 1 बटे एक्स इसमें है। तो इसी को आप प्रतिस्थापित करेंगे, तो आप लिखेंगे माना
एक बटे वाई को तो हम मान रहे हैं पी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसको क्या मानते हैं, बस आप जो माने उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो एक बटे वाई को हम पी मान रहे हैं और एक बटे एक्स को क्यू मान रहे हैं, और इसको आप जो है समीकरण 1 और 2 में रखेंगे। समीकरण 1 व 2 में रखने पर ऐसा आप करेंगे। तो जब आप इसको रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहां पर जब आप रखेंगे 6 गुणा एक बटे वाई की जगह पर आप पी रखेंगे, उसके बाद में प्लस का निशान 3 गुणा एक बटे एक्स की जगह पर आप क्या लिखेंगे क्यू, और ये बराबर किसके आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 6 के, क्योंकि यहाँ पर बराबर 6 के है। तो इसको आप सॉल्व करिए, 6 की गुणा पी में करेंगे 6p प्लस 3 की क्यू में करिए 3q बराबर 6, और ये रहेगा आपका समीकरण 3। ठीक है, और इसी प्रकार से आप दूसरे वाले में भी रखेंगे, और समीकरण 2 ये वाला है तो इसमें भी रखिए, तो ये बनेगा 2 गुणा एक बटे वाई की जगह पर आप रखेंगे p प्लस 4 गुणा एक बटे एक्स की जगह पर आप क्या रखेंगे q, और ये बराबर आपको कितना मिल जाएगा, बराबर मिलेगा 5 के। तो 2 की गुणा p में करेंगे 2p प्लस 4 की q में करेंगे 4q बराबर 5, और ये रहा आपका समीकरण 4। अगर हम समीकरण 3 और 4 को हल कर दें विलोपन विधि से तो हमारा p और q का मान आ जाएगा। चलिए समीकरण 3 और 4 को हल करते हैं विलोपन विधि से। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, पहले तो समीकरण 3 और 4 को लिख लेते हैं। सॉरी, समीकरण 3 को लेते हैं पहले 6p प्लस का 3q बराबर कर देंगे 6 के, और ये रहेगा आपका समीकरण 3। इसके बाद 2p प्लस का 4q बराबर रहेगा 5 के, और ये रहा समीकरण 4। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप इनके गुणांक बराबर करिए, चाहे p का करिए या फिर q का करिए, आपकी मर्जी है। चलिए p का कर लेते हैं। तो यहाँ पर p के साथ में 6 है, यहाँ p के साथ में 2 है, तो 6 की गुणा आप समीकरण 4 से कर देंगे और 2 की गुणा समीकरण 3 से कर देंगे, तो p के गुणांक बराबर हो जाएंगे। ऐसा कर लेते हैं। तो समीकरण, और यहाँ पर विलोपन विधि से किया जा रहा है तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, विलोपन विधि से समीकरण 3 को 2 से तथा समीकरण 4 को, ये समीकरण 4 है, इसको 6 से गुणा करने पर, तो चलिए करते हैं। 3 को 2 से करिए तो ये हो जाएगा 2 6 12p प्लस ये हो जाएगा 2 3 6q, और ये हो जाएगा 2 6 12, और ये समीकरण 5। ठीक है, इसको भी गुणा करिए। आप किससे करेंगे गुणा, इसको आप गुणा करेंगे 6 से, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12p प्लस 6 चौक 24q और 6 पंचे 30, और ये रहा समीकरण 6। अब p के गुणांक बराबर है, हमें चिन्हों को बदलने की जरूरत है, तो आप क्या लिखेंगे, घटाने पर, तो निशान बदल जाएगा। फिर तो जब आप घटाते हैं तो निशान बदल जाता है नीचे वाला, तो प्लस में था तो माइनस, प्लस में तो माइनस, प्लस में तो माइनस, तो 12p प्लस का और 12p माइनस का कट गया। यहाँ पर माइनस का 24q ज्यादा है, प्लस का 6q कम है, तो माइनस का बचेगा, कितना बचेगा, आप 24q में से 6q हटा दीजिए, तो कितना मिलेगा, 18q मिलेगा बराबर। इसको भी घटाइए तो माइनस का ही ज्यादा है, 30 में से 12 घटाएंगे 18, और माइनस से माइनस कट जाएगा, q बराबर मिलेगा आपको 18, और ये 18 गुणा में है तो इसके नीचे जाएगा, 18 से 18 कटेगा तो आपको 1 मिलेगा, यानी कि q का मान मिलेगा 1। अब ये जो q का मान 1 आया है, आप इस q का मान 1 चाहे समीकरण 3 में रखिए चाहे 4 में रखिए, और p का मान निकाल दीजिए। तो समीकरण
q बराबर 1 हम रख रहे हैं समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 हमारे पास ये है, यानी कि 6p प्लस का 3q बराबर है 6 के, यानी कि 6p प्लस 3 गुणा q का मान है 1 बराबर 6, यानी कि 6p प्लस 3 के गुणा में करेंगे 3 बराबर 6। अब ये 6 माइनस ये प्लस 3 इधर माइनस में चला जाएगा, तो ये रहा यहाँ पर 6p, घटाएंगे तो 3 और ये रहा 6p, यानी कि p बराबर आपको मिलेगा 3/6, क्योंकि यहाँ गुणा में था 6 में चला गया, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी कि ये आ गया हमारा 1/2। तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है कि p का मान कितना आ रहा है और q का मान कितना आ रहा है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम आगे x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से आपको समझ आ गया होगा कि ये हमारा निकल गया है, p का मान 1/2 और q का मान 1 निकल गया है। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मैं यहीं पर ही सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो ये अब क्योंकि आप लिखेंगे कि चूंकि कि जो 1/y है उसको क्या माना गया है, उसको माना गया है p, और 1/में x को माना गया है q, ऐसे माना गया था। देख लेते हैं, 1/, यहीं पर ही माना गया है, कहाँ पर लिखा है माना, ये रहा 1/y को p और 1/x को q, तो मान रख देते हैं। इसलिए 1/y को हम p के बराबर करेंगे, p का मान कितना है 1/2 के। इसको जब आप हल कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो y की गुणा 1 में करते हैं y, 2 की गुणा 1 में करेंगे 2, तो y का मान 2 आ गया, तथा 1/x को क्या माना था q, तो q का मान रखिए 1 में लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x की 1 में करेंगे x, 1 की 1 में करेंगे 1, यानी कि इसलिए आप कह सकते हैं कि x का मान 1 है और y का मान 2 है। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, आपको x का मान 1 मिलेगा और y का मान 2 मिलेगा, जो कि आपके सामने है। आप इसको अच्छे से समझिए और देखिए, क्योंकि हमने 1/y को p माना है, 1/x को q माना है, तो जब p का मान रखेंगे तो और हल करेंगे तो y का मान मिलेगा, जब q का मान रखेंगे तो हल करेंगे x का मान मिलेगा, तो x का मान 1 मिला है, y का मान 2 मिला है। इस प्रकार से हमारा ये 6th पॉइंट सॉल्व हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम आते हैं इसका 6th पॉइंट, 6th हो गया, 7th पॉइंट लेते हैं। 7th पॉइंट लेते हैं। 7th पॉइंट हमें दिया हुआ है 10 में है x प्लस वाई, और फिर प्लस 2 में है x माइनस वाई, और बराबर है ये 4 के। ठीक है, तो इस प्रकार से, और दूसरा हमें जो दिया है वो दिया है 15 में x प्लस वाई, और फिर माइनस 5 में x माइनस वाई बराबर है -2। ठीक है, ये आपके सामने है, जिसको आप देख सकते हैं। जब आप इसको हल करने जाएंगे तो पहले हम पहला लेते हैं, जिसमें कि 10 में x प्लस वाई है, फिर प्लस 2 में x माइनस वाई बराबर 4। अब आप 10 को बाहर निकालिए, तो जब आप 10 को बाहर निकाल देंगे तो 10 गुणा ब्रैकेट में आएगा 1 में x प्लस वाई, और फिर प्लस 2 को बाहर निकालिए तो ऐसे लिखा जाएगा 1 में x माइनस वाई, और बराबर आएगा ये 4 के। अगर आप इसको हल करेंगे तो आपको यही मिलेगा, क्योंकि हमने इसको प्रतिस्थापन करने के लिए ऐसा लिखा है। तो इस प्रकार से इसको आप मानेंगे समीकरण 1। अब हम दूसरा लेते हैं, तो आप लिखेंगे, और यहाँ पर हम ले रहे हैं समीकरण 2, यानी कि 15, इसमें 15 में x प्लस वाई है, फिर माइनस का निशान, 5 में x माइनस वाई है, और बराबर आएगा ये -2।
इसमें भी अलग करते हैं, 15 को बाहर निकाल देते हैं, गुणा में ब्रैकेट में बचेगा 1/x प्लस वाई और फिर माइनस 5 को बाहर निकाल देते हैं, ब्रैकेट में बचेगा 1/x माइनस वाई बराबर कितना आएगा -2। अब ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। ठीक है, अब आप मानेंगे क्योंकि यहाँ पर 1/x प्लस वाई है, यहाँ भी 1/x प्लस वाई है, यहाँ 1/x माइनस वाई है, यहाँ 1/x माइनस वाई है, तो इन्हीं को हमें पी और क्यू मानना है। तो प्रतिस्थापन करते हैं। माना जो 1/x प्लस वाई आया है इसको मैं पी मान लेता हूँ, और ये जो 1/x माइनस वाई आया है इसको क्यू मान के इसको मैं जो है समीकरण 1 और 2 में रख देता हूँ, तथा समीकरण 1 व 2 में रखने पर तो चलिए देखते हैं क्या मिलेगा। पहले 1 में रखते हैं तो ये मिलेगा हमें 10 गुणा, इसकी जगह पर आप रखेंगे p, फिर प्लस का निशान, 2 गुणा इसकी जगह पर रखा जाएगा q, और ये बराबर रहेगा किसके 4 के। हल करते हैं, 10 की गुणा p में करेंगे 10p और ये 2q बराबर 4, ये हो गया। और ये आपका है समीकरण 1। क्या है ये है आपका समीकरण 1। सॉरी, हमने तो समीकरण 1 और 2 माना हुआ है, तो इसको आप नंबर दीजिए आगे समीकरण 3, क्योंकि आपकी जितनी जरूरत बढ़ेगी समीकरणों की आप उसको नंबर दे सकते हैं। तो इसको हमने समीकरण 3 मान लिया। अब हम इसको लेते हैं, अब लिखेंगे और अब 2 में भी तो रखना है हमें मान, तो ये हो जाएगा 15 गुणा में 1/x को क्या माना गया है, 1/x प्लस वाई को हमने माना है p, तो ये हो जाएगा p माइनस का निशान और फिर 5, फिर गुणा, और इसको क्या माना है q माना है, बराबर किसके रहेगा ये -2। तो इसकी गुणा करेंगे तो 15p माइनस ये हो जाएगा 5q और ये बराबर आएगा -2, और ये रहेगा समीकरण 4। अगर हम समीकरण 3 और 4 को विलोपन विधि से हल कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, पहले तो दोनों समीकरण को एक साथ लिख लेते हैं, उसके बाद विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा 10p प्लस का 2q बराबर 4, जो कि है समीकरण 3, और उसके बाद ये है 15p माइनस का 5q बराबर है -2k, और ये है समीकरण 4। इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि से आप यहाँ पर p के गुणांक थोड़ा सा बड़े हैं, q के छोटे, तो मैं q का गुणांक बराबर कर देता हूँ। तो q का गुणांक बराबर करने के लिए इसके साथ में 2 है, यहाँ पर 5 है, 2 की गुणा मैं समीकरण 4 में करूंगा, 5 की गुणा समीकरण 3 में करूंगा। तो ऐसा करने पर q के गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं। समीकरण 3 को, ये रहा समीकरण 3, इसको 5 से तथा समीकरण 4 को, ये समीकरण 4 है, इसको 2 से गुणा करने पर, गुणा करें, चलिए करते हैं। 3 को 5 से करिए, इसको 5 से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 दहम 50p प्लस 5 दूनी 10q बराबर 5 चौक 20, और ये रहा हमारा समीकरण 4 तक हो गया है, तो ये समीकरण 5। ठीक है, अब हम समीकरण 4 को करते हैं। तो जब 4 को करेंगे तो इसको भी आप गुणा करेंगे, किससे, 2 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30 p माइनस 2 से करना है तो 2 पंचे 10q बराबर 2 से करना है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 दूनी 4, और ये समीकरण 6। q प्लस माइनस में है, हमें इसे बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, तो क्योंकि निशान नहीं बदलना है तो आप क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। तो चलिए जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़िए, 50 और 30 कितना हो जाएगा 80p, ये तो कट गया। इन दोनों को जोड़ेंगे लेकिन निशान अलग अलग है, घटेगा, तो 20 में से 4 घटाइए 16
तो p बराबर आपको मिलेगा 16/80, क्योंकि यहाँ पर ये गुणा में है। तो p बराबर आपको क्या मिलेगा, 16 कम 16, 16×5 = 80, यानी कि 1/5। अब ये जो p का मान 1/5 आया है, इसको आप किसी भी समीकरण 3 और 4 में रख के q का मान निकाल दीजिए, यानी कि p बराबर 1/5 हम रखेंगे समीकरण, किस में रखेंगे, 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 में रखना है, तो समीकरण 3 ये है, यानी कि 10p प्लस का 2q, कितना है ये समीकरण 3, 10p प्लस का 2q बराबर है 4 के। और हमारे पास जो p का मान है वो 1/5 है, तो इस 1/5 का मान रख देते हैं। तो 10 गुणा p का मान 1/5 प्लस का 2q बराबर हो जाएगा 4 के। तो 2 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये तो कट गया। तो ये है आपका 2 प्लस ये रहा 2q बराबर 4। तो 2q बराबर 4 और प्लस 2 माइनस में जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2, और ये रहा आपका 2q, यानी कि q बराबर आपको मिलेगा 2, 2 यहाँ गुणा में है तो ये बटे में जाएगा, 2 से 2 कटेगा यानी कि 1, यानी कि q का मान आपको 1 मिलेगा। अब आप लिखेंगे कि चूंकि हमने माना हुआ है जो 1 में x प्लस वाई है, इसको तो माना है p, और जो 1 में x माइनस वाई है इसको माना है q, यही माना है, ठीक है। तो ये जो p और q माना है इसका मान रख देते हैं, तो ये मिलेगा 1 में x प्लस वाई बराबर p का मान कितना है, p का मान है 1/5, और 1 में x माइनस वाई, q का मान कितना है 1 है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 5 के गुणा में करेंगे 5, 1 के गुणा जब करेंगे तो x प्लस वाई, और यहाँ भी 1 लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये मिलेगा x माइनस वाई बराबर 1। अब ये और समीकरण बन गए हैं, इन दोनों को और हल कर देंगे तो x और y का मान मिल जाएगा। और आप देखेंगे कि ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बने हैं, तो इनमें भी हमें नंबर देना पड़ेगा। अब तक हमारे 6 समीकरण हो चुके हैं, तो ये हो जाएगा समीकरण 7 और ये हो जाएगा समीकरण 8। 7 और 8 को हल कर लेते हैं और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले मैं इनको विलोपन विधि से ही हल करूंगा। तो x प्लस वाई बराबर 5 है ये, जो कि समीकरण 7 है, और x माइनस वाई बराबर 1 है, जो कि समीकरण 8 है। तो विलोपन विधि से अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप यहाँ लिख लीजिएगा विलोपन विधि, मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो आप देखेंगे y से y कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस में निशान बदलने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको विलोपन विधि से हल कर दे रहा हूँ। तो आप लिखेंगे क्या, जोड़ने पर, क्योंकि हमें निशान बदलने की जरूरत नहीं है। तो प्लस वाई माइनस वाई कट गया, x और x को जोड़िए 2x, 5 और 1 को जोड़िए 6, क्योंकि यहाँ पर अब कोई निशान नहीं है, मतलब प्लस का तो है ही, तो ये आ गया 6, और x का मान निकालेंगे तो 2 बटे में चला जाएगा, यानी कि x बराबर आएगा 6/2, यानी कि इसको काट देंगे तो आपको मिल जाएगा x का मान मिलेगा 3, ठीक है। अब ये जो x का मान आया, चाहे आप समीकरण 7 में रख दें चाहे 8 में लिख दें, और y का मान निकाल दें। तो आप लिखेंगे x बराबर 3 जो है हम समीकरण किस में रख रहे हैं, x बराबर 3 समीकरण 7 में रखने पर, 7 में रखने पर समीकरण 7 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, यानी कि x प्लस वाई बराबर है 5 के। तो x का मान 3 प्लस वाई बराबर 5, y का मान जब आप रखेंगे तो 5 माइनस 3, यानी कि y का मान घटा देंगे तो 2 मिल जाएगा। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि x का मान 3 आया है और y का मान कितना आया है 2। और ये जो हमारा 7th पॉइंट था वो इसी प्रकार से सॉल्व होना है। आप देख सकते हैं x का मान हमारा 3 आया है और y का मान 2 आया है। इस प्रकार से 7th क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में एक लास्ट पॉइंट और बचा हुआ है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं और इसके बाद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो 8th पॉइंट पे अब हम आते हैं और इसमें हमें इस प्रकार से दिया हुआ समीकरण है।
समीकरण हमें दिया हुआ है 8th पॉइंट में कि 1/3x प्लस वाई और फिर प्लस का निशान, और फिर दिया हुआ है 1/3x माइनस वाई, ये बराबर दिया है 3/4 के। ठीक है, ऐसा आपको दिया हुआ है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि जो आपको 8th पॉइंट में दिया है क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसी को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये हो गया। और जो दूसरा दिया हुआ है 1/, में दिया हुआ है इस प्रकार से 2 ब्रैकेट में 3x प्लस वाई और फिर माइनस 1/, में 2 ब्रैकेट में 3x माइनस वाई बराबर किसके है? -1/8 के है। तो यही हमें दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हल, पहले हम पहला समीकरण लेते हैं। तो इसको जब आप लेंगे तो ये लिखा है 1/, में 3x प्लस वाई प्लस ये हो जाएगा 1/, में 3x माइनस वाई और फिर बराबर हो जाएगा ये 3/4 के। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? आप मुझे बताइए कि आप इसको क्या लिख सकते हैं। आप इसको कुछ लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें और इसके अकॉर्डिंग आप इसको लिखना चाहते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए, तो आप 3x प्लस वाई को लिख सकते हैं। यानी कि इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1/, में 1 गुणा ब्रैकेट में आप लिखेंगे 1/, में 3x प्लस वाई। आप गुणा करके देख लीजिए। 1 की गुणा 1 में करेंगे 1, इसकी इसमें करेंगे तो आपको यही मिलेगा। फिर प्लस का निशान, इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे 1/, में 1 गुणा ब्रैकेट में 1/, में 3x माइनस वाई और ये बराबर रहेगा किसके? 3/4 के। इस प्रकार से ये आपके समझ में आ गया होगा। और इसको आप क्या मानेंगे? समीकरण 1 मानेंगे। इसी प्रकार से आप दूसरे को भी करिए। ये जो दूसरा है आपके पास ये है, इसको भी लेते हैं। 1/, में 2 ब्रैकेट में है 3x प्लस वाई, फिर माइनस का निशान, 1/, में 2 ब्रैकेट में 3x माइनस वाई और फिर बराबर रहेगा -1/, में 8 के। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूं कि आप इसको लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। आप इसको लिख सकते हैं 1/, में 2 गुणा ब्रैकेट में आप लिखेंगे 1/, में 3x प्लस वाई। ऐसा बिल्कुल आप लिख सकते हैं। गुणा करके देखिए, 1 में करेंगे 1, 2 की गुणा जब आप इस पूरे में करेंगे तो यही चीज बनेगी जो यहाँ पर दिख रहा है। माइनस, इसमें से भी 1/2 बाहर कर दीजिए तो 1/2 बाहर हो गया, गुणा ब्रैकेट में जो बचेगा वो है 1/, में 3x माइनस वाई और ये बराबर किसके रहेगा? -1/8 के रहेगा। इस प्रकार से आप इन चीजों को अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और ये रहा आपका समीकरण 2। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। अब मैं अगर आप समीकरण 1 और 2 में देखें तो 1/, में 3x प्लस वाई दोनों में कॉमन है, मतलब दोनों में है, और 1/, में 3x माइनस वाई भी दोनों में है। इसी को आप पी और क्यू मानेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे। तो आप लिखेंगे माना 1/, में जो 3x प्लस वाई है उसको तो हम मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं? पी मान रहे हैं। और ये जो 1/, में 3x माइनस वाई है इसको जो है क्यू मान रहे हैं। और मानने के बाद इसको हम समीकरण 1 और 2 में
रखने पर, इसको रख भी रहे हैं। तो समीकरण 1 में पहले रखते हैं। तो समीकरण 1 हमारे पास ये है। तो जब आप इसको रखेंगे तो ये बनेगा हमारा 1 गुणा में, इसकी जगह पर क्या रखना है, p, फिर आएगा कौन सा निशान, प्लस का, फिर 1 गुणा, इसकी जगह पर क्या रखना है, q, और फिर बराबर आएगा हमारा किसके, 3/4 के। तो इसकी गुणा करेंगे तो ये बनेगा p प्लस ये बन जाएगा q और बराबर 3/4, क्योंकि गुणा p में करेंगे p, एक q में करेंगे q। अब आप नीचे 1 लगाइए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 की गुणा 1 में करेंगे 3, 4 की गुणा इसमें करना है तो ये बनेगा 4 ब्रैकेट में p प्लस q। अब हम गुणा कर लेते हैं क्योंकि अभी दिखाया है केवल गुणा के रूप में। तो 4 की p में करेंगे 4p प्लस 4 की q में करेंगे 4q और बराबर आ जाएगा 3 के। और ये रहा समीकरण आपका 3, क्योंकि 2 तक बना हुआ है। अब आप दूसरे को भी ऐसे ही हल करिए, क्योंकि उसमें हमने 1/2 को बाहर निकाला हुआ है। तो इसके अंदर 1/2 बाहर है, गुणा इसकी जगह पर क्या लिखा जाएगा, p लिखा जाएगा। तो p लिखिए, माइनस का निशान, फिर 1/2, क्योंकि फिर इसमें भी 1/2 है, फिर गुणा इसको हमने q माना है तो इसकी जगह पर q लिखिए। और ये बराबर किसके आएगा, हमारा बराबर आएगा -1/8 के। तो ये रहा -1/8 के। इसके नीचे 1 लगाएंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे और गुणा करेंगे। 1 की p में करेंगे p बटे में 2 की में करेंगे 2 माइनस 1 की q में करेंगे q बटे में 2 की में करेंगे 2 बराबर -1/8। नीचे का तो बराबर है तो आप एक बार लिखेंगे और ऊपर वाली चीजें आप एज इट इज लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे वाला बराबर है। तो आप लिखेंगे p माइनस q बराबर -1/8। अब आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 की इसमें करेंगे तो माइनस का 2, ठीक है, कितना आएगा, -2 आएगा। और फिर आप 8 की गुणा इस पूरे में करिए तो ये हो जाएगा 8 ब्रैकेट में p माइनस q। तो 8 की गुणा पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो ये बनेगा 8p माइनस का 8q बराबर -2। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरे समीकरण को 2 से भाग किया जा सकता है, दोनों ही तरफ 2 से भाग किया जा सकता है। तो इसको जब आप 2 से भाग करेंगे तो ये बनेगा 4p माइनस इसको 2 से भाग करेंगे तो ये बनेगा 4q, और जब इसको भी 2 से भाग कर देंगे तो ये बन जाएगा -1। और ये रहा समीकरण 4। तो समीकरण 3 और 4 को अब आप हल कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो समीकरण पहले तो एक साथ लिख लेते हैं। तो 4p प्लस का 4q बराबर है 3 के, जो कि समीकरण 3 है। और फिर 4p माइनस का 4q बराबर है -1 के, जो कि समीकरण 4 है। अगर आप ध्यान से देखें तो 4q गुणांक बराबर है, पूरा पूरा कट भी रहा है ये 4q प्लस 4q माइनस, तो इसका मतलब कट रहा है तो हमें निशान बदलने की जरूरत नहीं है। तो लिखेंगे जोड़ने पर, तो ये चीज कट गया, बाकी जोड़िए 4p और 4p यानी कि 8p बराबर, इनको जब जोड़ेंगे तो ये प्लस में माइनस में घटेगा, तो 3 में से घटाएंगे 2, तो p का मान मिलेगा 2 बटे में, ये गुणा में था बटे में गया, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कि p का मान कितना आएगा 1/4। इस p का मान आप चाहे समीकरण 3 में रख दें या 4 में रख दें और q का मान निकाल लीजिए। तो p बराबर 1/4 हम रख रहे हैं समीकरण किस में रखे, 3 में। चलिए 3 में रख देते हैं। 3 में रखने पर तो 3 हमारा ये रहा, यानी कि 4p प्लस का 4q बराबर है 3 के। तो 4 गुणा p का मान कितना रखना है 1/4, तो प्लस का 4q बराबर 3, 4 से 4 कट जाएगा, ये मिलेगा 1 प्लस 4q बराबर 3। तो 4q बराबर 3 और 1 यहाँ प्लस में है तो माइनस में जाएगा, घटाएंगे 2 और ये 4q, q का मान जब निकालेंगे तो 2, 4 यहाँ गुणा में है बटे में जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि q का मान आएगा 1/2। तो हमारे पास p का भी मान है और q का भी मान आ चुका है। इसको अब हम आगे सॉल्व करते हैं कि चूंकि हमने तो माना हुआ है, क्योंकि हमने माना है कि 1 बटे में जो 3x प्लस वाई है वो उसको तो माना है p, और
ये जो 1/3x माइनस वाई है इसको माना है q, ठीक है। और जब आप इसको देखेंगे तो ये रहा 3x प्लस का y और p का मान जो भी आया है उसको हम यहाँ पर रखेंगे। तो p का मान 1/4 रखिए, तो ये रहा आपका 1/4 और 1/3x माइनस वाई। q का मान कितना रखेंगे? q का मान रखेंगे आप यहाँ पर 1/2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 4 की गुणा 1 में करेंगे 4, 1 की करेंगे जब इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 3x प्लस वाई ही मिलेगा। और यहाँ पर भी आप करिए, 1 की गुणा जब इसमें करेंगे तो 3x माइनस वाई और 2 की गुणा 1 में करेंगे 2, तो ये भी समीकरण बन गए हैं। तो इसको आप मानेंगे समीकरण कितने तक हो चुके हैं? हमारे पास समीकरण 4 तक बन चुके हैं। 4 तक बना हुआ है तो इसको मानेंगे हम 5वां समीकरण और इसे 6, इसको 5th इक्वेशन, इसको 6th इक्वेशन मानेंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो जब हम इन दोनों को विलोपन विधि से हल करेंगे, किससे हल करेंगे? विलोपन विधि से हल करेंगे तो हमें x और y का मान मिलेगा। पहला है 3x प्लस वाई बराबर 4, जिसको हमने समीकरण 5 माना है, और 3x माइनस वाई इसको माना है 2, मतलब 3x माइनस वाई बराबर 2 इसको माना है समीकरण 6, और y के गुणांक यहाँ पर बराबर है और प्लस माइनस में तो कट जाएगा, तो हमें निशान बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस माइनस में ये ऑलरेडी है। तो आप लिखेंगे जोड़ने पर, और इस प्रकार से तो कैंसिल हो गया, दो जोड़िए अब 3 और 3 6x, इनको भी जोड़िए 4 और 2 6, तो x का मान मिलेगा 6 और 6 यहाँ गुणा में है तो बट्टे में जाएगा, 6 से 6 कटेगा यानी कि 1, यानी कि x का मान 1 मिलेगा। तो अगर हम x का मान 1 जो है समीकरण 5 या 6 दोनों में से किसी में भी रख दें तो y का निकल जाएगा। तो समीकरण 5 में रखने पर, 5 में रखने पर, तो समीकरण 5 में हम रखते हैं तो 5 हमारा ये रहा, यानी कि 3x प्लस वाई बराबर 4, ये समीकरण 5 है। तो x का मान कितना रखना है? 1 रखना है, तो प्लस वाई बराबर 4, 3 की गुणा 1 में करेंगे 3 प्लस वाई बराबर 4। तो जब आप इसको हल कर देंगे, मैं यहाँ पर हल करके दिखा देता हूँ आपको, इस प्रकार से जब ये आगे हल होगा तो ये मिलेगा y बराबर 4, 3 यहाँ पर प्लस में था माइनस में गया, यानी कि y बराबर आएगा आपका 4 में से 3 घटाई 1, यानी कि आपको x का मान 1 मिलेगा और y का मान कितना मिलेगा? 1, दोनों का ही मान 1 आएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं और क्वेश्चन को समझ सकते हैं, और आपको इसी प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, हल करना है। यहाँ पर थोड़ा सा बस आपको देखना है कि आप, मतलब इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैंने सभी इसके पॉइंट्स हल कर दिए हैं, कंप्लीट आपको समझा दिया है। और यहाँ पर जो आपको ध्यान देने वाली बातें हैं वो ये हैं कि जो भी समीकरण आपको दिया हुआ है आप उसमें जो भी प्रतिस्थापन करना चाहते हैं उसको पहले आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर आप उसको लिख पा रहे हैं तो फिर आप प्रतिस्थापन करके और उसको आसानी से हल कर सकते हैं। बिना प्रतिस्थापन करे आप समीकरण को 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में नहीं बदल सकते हैं, और जब आप बदल नहीं पाएंगे तो उसको हल नहीं कर पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि केवल आप समझिए कि आप किस प्रकार से 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में बदलने के लिए किसको प्रतिस्थापन आप करेंगे, उसको आप पहचान कीजिए, समझिए। जैसे कि मैंने हर क्वेश्चन में आपको दिखाया है कि आप कैसे उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से मतलब मैंने ब्रैकेट बनाया, बाहर लिया इनको, और ऐसा करके ही आप प्रतिस्थापन करेंगे और इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आता है और हम इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं।
क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है पहले आप उसको रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उसके बाद उसको हल कीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट में हमें जो भी दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब आप इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, देखिए क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसके स्थिर जल में चाल, तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा जो पॉइंट है ये मतलब बहुत ही अलग क्वेश्चन है। इसमें आपको जानना है, समझना है। मैं आपको थोड़ा सा इसको एक फिगर के माध्यम से समझाता हूँ जो कि एग्जाम्पल में ही दिया हुआ है। आप इसको समझने का प्रयास करें। देखिए, कोई भी जो नदी होती है या फिर आप जो भी कहें इसको, आप इसको यहाँ पर नदी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक बच्चा है जो नाव चला रहा है। ठीक है, इसमें एक बच्चा है जो नाव चला रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें 2 चीजें चल रही हैं। कौन कौन सी चीजें चल रही हैं? एक चल रहा है यहाँ पर नाव और दूसरा पानी। क्या पानी ठहरा हुआ है? नहीं, पानी रुका हुआ नहीं है, पानी भी चल रहा है। पानी भी किसी न किसी दिशा में चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 2 चीजें हमारे सामने आती हैं। एक आता है नाव की चाल, एक क्या आएगा? नाव की चाल, क्योंकि नाव भी चल रही है। और फिर पानी की भी चाल आ जाएगा, क्योंकि पानी भी यानी कि जो जल है, जल की भी कुछ न कुछ चाल है। क्योंकि जब नाव पानी में चलेगा तो पानी भी तो किसी न किसी दिशा में चलेगी। तो इसलिए यहाँ पर 2 शब्दों को जानना है, समझना है। एक है धारा के अनुकूल चाल और धारा के प्रतिकूल चाल। ठीक है, ये 2 चीजें आपको समझना है। देखिए, जिस दिशा में पानी बह रहा है, आप केवल जो मैं बोल रहा हूं इसको माइंड में, दिमाग में कल्पना कीजिए। जिस दिशा में पानी बह रहा है, अगर उसी दिशा में नाव भी चल रही है तो इसको आप बोलेंगे धारा के अनुकूल चाल। क्या बोलेंगे? धारा के अनुकूल चाल, क्योंकि जिस दिशा में पानी चल रहा है, बह रहा है, उसी दिशा में नाव भी चल रही है। तो ये धारा के अनुकूल चाल हो गया। इसी प्रकार से अब अगर पानी और नाव दोनों की दिशा अलग अलग है, दोनों की दिशा अलग अलग है, यानी कि नाव दूसरी दिशा में जा रही है और पानी की दिशा दूसरी है, दोनों की अलग अलग दिशाएं हैं। तो ऐसी स्थिति में आप बोलेंगे कि ये धारा का प्रतिकूल चाल है, यानी कि जो धारा का प्रतिकूल चाल है वो है। तो यहाँ पर मैं आपको जो भी क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, यहाँ पर जो भी फॉर्मूला प्रयोग होना है, पहले मैं आपको वो फॉर्मूला बता दूं ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको फॉर्मूला समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको आप जानते भी होंगे, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। मतलब इस फॉर्मूले का प्रयोग हम करने वाले हैं इस फर्स्ट पॉइंट को सॉल्व करने के लिए। तो चाल बराबर है दूरी बटे में समय। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूले से समय ज्ञात करना चाहते हैं
तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? पहले तो आप इसके नीचे 1 लगाइए और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो दूरी की गुणा 1 में करेंगे तो ये मिलेगा आपको दूरी। 4 और गुणा की समय हो जाएगी, यानी कि गुणा हो जाएगी 4 गुणा समय। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दूरी ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको 4 और गुणा का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आप समय ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो दूरी है उसके बटे में चला जाएगा ये 4। क्यों बटे में जाएगा? क्योंकि ये गुणा में है। जो चीज गुणा में होती है वो बटे में जाता है। तो हमें जो फॉर्मूला प्रयोग करना है वो ये वाला करना है। कौन सा? समय बराबर दूरी बटे में 4। कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करना है? समय बराबर दूरी बटे में 4। इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे हम अब इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए जो मैंने आपको समझाया है। मैं जो है यहाँ पर फिगर भी बना के दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए यहाँ पर सॉरी, ये पानी है, ये पानी है जो आपको मैं दिखा रहा हूं। और इस पानी में नाव बना हुआ है। नाव बनाते हैं और उसमें ऋतु को भी बिठा देते हैं। तो मैं यहाँ पर एक नाव बना रहा हूं, आप मेरी बात को समझ लीजिएगा। ये है आपका नाव और ये इस प्रकार से बना हुआ नाव है, और इसमें एक बच्चा बैठा हुआ है जिसका नाम है ऋतु। कौन बैठा हुआ है? इसमें एक बच्चा जो है बैठा हुआ है और वो नाव चला रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर इसके हाथ में एक डंडी है जिससे ये नाव को चलाएगा। ये वो डंडी है जिससे ये नाव को चलाएगा। ठीक है। तो इसमें जो है 2 चीजें हमारे पास हैं। मान लीजिए पानी इस दिशा में बह रहा है, पानी इस दिशा में बह रहा है और नाव भी इसी दिशा में जा रही है। तो इसको बोलेंगे धारा के अनुकूल चाल। क्या बोलेंगे? धारा के अनुकूल चाल। और अब पानी इस दिशा में बह रहा है लेकिन नाव इसकी विपरीत उल्टे दिशा में चल रही है, तो इसको बोलेंगे धारा के प्रतिकूल चाल। आप मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। यहां पर हम 2 चीजें ज्ञात करेंगे। एक तो नाव की चाल ज्ञात करेंगे और दूसरा पानी की चाल, क्योंकि 2 चीजें हैं यहाँ पर। क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ रहा हूं ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा के चाल ज्ञात। एक तो हमें स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल। आप क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमावदार है, ये समझ में कम आ रहा होगा। देखिए, धारा की चाल, धारा क्या मतलब है? धारा का मतलब है पानी, तो पानी की चाल हो गई। और दूसरा उस पे नाव भी चल रही है। तो तैरने की चाल, तैर कौन रहा है? आप मुझे बताइए, कौन तैर रहा है उस पानी में? नाव तैर रही है। आप केवल शब्दों के इशारे को समझिए कि जल में तैरने की चाल, यानी कि तैर कौन रहा है? नाव, तो नाव की चाल हो जाएगी। और धारा यानी कि पानी की चाल। तो 2 चीजें यहाँ पर है, इन दोनों चीजों को आप ध्यान से समझिए। और जो एग्जाम्पल इसमें क्या बोल रहे हैं,
इसमें कहा गया धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर तो नाव भी बोला भी है उसने, नाव तो कम से कम समझ भी आ रहा होगा, लेकिन आप चीजों को समझिएगा तभी आपको अच्छे से आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, चलिए हम यहाँ पर पानी की चाल और नाव की चाल ऐसे हम मान लेते हैं। हम ये नहीं लिखेंगे तैरने की चाल और धारा की चाल, नहीं, चीजों को समझिए तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आप माना। एक तो इसमें बोला गया है स्थिर जल में तैरने की चाल, तो स्थिर जल में तैरने की चाल को x मानेंगे और धारा की चाल को y मानेंगे। तो हम इसी प्रकार से लिख लेते हैं, माना स्थिर जल में तैरने की चाल ये जो स्थिर जल में तैरने की चाल है, आप मुझे बताइए पानी के अंदर कौन तैर रहा है, नाव तैर रही है, तो ये नाव की ही चाल है। वास्तव में ये क्या है, नाव की चाल है। इसको मैं ब्रैकेट में आप चाहो तो मैं आपको समझने के लिए लिख भी देता हूं कि ये जो है ये क्या है, नाव की चाल है, नाव की चाल। स्थिर जल में तैरने की चाल मतलब क्या, नाव की चाल। ये आपका कुछ भी नहीं है, ये ऐसे आप इसको ध्यान में दीजिएगा, नाव की चाल बराबर। तो हम इसकी चाल को मान रहे हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने नाव की चाल को माना है, ठीक है। नाव की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। फॉर्मूला जो प्रयोग करना है मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला हम प्रयोग करेंगे समय बराबर दूरी बटे में चाल, ये फॉर्मूला हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। चीजों को ध्यान दीजिएगा बस। तो आपके पास में तैरने की चाल यानी कि नाव की चाल कितनी है, ये है, और फिर उसके अंदर और क्या है, धारा की चाल। धारा की चाल, धारा का मतलब क्या है, धारा का मतलब पानी की चाल, क्योंकि धारा जो बह रहा है वो पानी ही तो है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये पानी की चाल है। क्या है ये, पानी की चाल। अगर नाव पानी में चलेगी तो क्या पानी स्थिर रहेगा, नहीं रहेगा, पानी भी गति करेगा। तो इसलिए पानी की चाल लिख रहे हैं, और इसकी चाल को क्योंकि हम y मान रहे हैं और ये किलोमीटर प्रति घंटे में लिखा जाएगा। तो क्या आपको दोनों बातें अच्छे से समझ में आ गई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम धारा के अनुकूल चाल और धारा के प्रतिकूल चाल को लिखने जा रहे हैं, तो बात को समझिएगा। अब आप लिखेंगे, अब जो धारा का अनुकूल चाल है, धारा का जो अनुकूल चाल, धारा का अनुकूल चाल का मतलब क्या है, धारा का अनुकूल चाल का मतलब है कि जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में नाव भी बह रही है, तो धारा का अनुकूल चाल है। और ऐसी स्थिति में दोनों चाल यानी कि आप ध्यान दीजिए कि इसमें क्या होगा, अगर जिस दिशा में पानी बह रहा है और उसी दिशा में नाव भी बह रही है तो नाव तेजी से बहेगी या धीरे, नाव तेज चलेगी या धीरे चलेगी, नाव बहुत ही तेज चलेगी, क्योंकि उसमें पानी भी उसी दिशा में जा रहा है और नाव भी उसी दिशा में जा रही है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो नाव की चाल है और पानी की चाल है वो एक साथ एक ही दिशा में जा रहा है, यानी कि चाल जुड़ जाएगा। धारा का अनुकूल चाल की स्थिति में क्या होगा, x और y को जोड़ दिया जाएगा, x प्लस y, और ये आप लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने दोनों को क्यों जोड़ा, क्योंकि उसी दिशा में ही नाव जा रही है जिस दिशा में पानी बह रहा है। ऐसी स्थिति में धारा का अनुकूल चाल में आप x और y दोनों की चाल को यानी कि
नाव की चाल और पानी की चाल को आप जोड़ देंगे। इस बात को भी ध्यान से दिमाग में रखिएगा। और धारा के जो प्रतिकूल चाल है, प्रतिकूल चाल, अब पानी इस दिशा में बह रहा है, नाव इस दिशा में जा रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, धारा का ये प्रतिकूल चाल होगा। अब क्योंकि पानी इस दिशा में बह रहा है, नाव इस दिशा में जा रही है, तो नाव तेज चलेगी कि धीरे? नाव तो धीरे धीरे चलेगी, क्योंकि पानी उसको आगे बढ़ने से रोकेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये धारा का प्रतिकूल चाल है। तो इसमें आप पानी की चाल और नाव की चाल दोनों को घटा देंगे, यानी कि x माइनस वाई, और ये किलोमीटर प्रति घंटा आप लिखेंगे। तो क्या आपके समझ में धारा का अनुकूल चाल और धारा का प्रतिकूल चाल अच्छे से समझ में आया है? तो इसी प्रकार से ये आपको करना था। अब क्वेश्चन में कहा गया है, अब जो भी है प्रश्न अनुसार आप इसको हल कर सकते हैं, प्रश्न अनुसार आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल जा रही है 2 घंटे में 20 किलोमीटर। 2 घंटे में 20 किलोमीटर यानी कि समय दिया हुआ है 2 घंटे, दूरी दी हुई है 20 किलोमीटर और अनुकूल चाल है। चाल कैसी है? अनुकूल। तो केवल आपको इसके अंदर वैल्यू रखना है। इसके अंदर क्या रखना है? इसके अंदर केवल आप वैल्यू रखिए। समय जो दिया है वो रखिए, चाल जो है वो रखिए, दूरी जो है वो रखिए। तो यहां से यहां तक में आपका जो पहला क्वेश्चन बनेगा, अनुकूल की स्थिति है। ये कैसी स्थिति है? अनुकूल की। तो अनुकूल की स्थिति में आप देखेंगे, पहले तो फॉर्मूला लिख दें क्या? चलिए फॉर्मूला भी लिख देते हैं कि दूरी बटे में चाल बराबर है ये समय। इसी में केवल हमें मान रखना है। समय कह रहा है 2 घंटा है, दूरी जो है वो 20 किलोमीटर है, चाल उसकी कह रहा है, चाल बोला है 2 घंटे में क्या है? अनुकूल है, धारा का अनुकूल है ये 2 घंटे में 20 किलोमीटर। तो अनुकूल की स्थिति में कौन सा लेंगे आप? अनुकूल की स्थिति में x प्लस वाई लिया जाएगा। अब इसके नीचे आप 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 20 की गुणा 1 में करेंगे 20, 2 की गुणा आप x प्लस वाई में करेंगे तो 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, तो 2 यहाँ गुणा में है तो बटे में ले जाइए। जब आप इसको हल करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 20 और 2 गुणा में है तो इसके बटे में गया, और अब आप इसको 2 दाम 20 कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई बराबर 10 है, और ये समीकरण आपका 1 तैयार हो गया है। ठीक है, क्या आया है पहला समीकरण? x प्लस वाई बराबर 10। इसी प्रकार से दूसरा भी लीजिए आप। दूसरा लेते हैं, आप लिखेंगे और लिख के फिर आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या दिया है। जब आप इसको आगे देखेंगे तो कह रहा है धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में वो 4 किलोमीटर तैर सकती है। अब क्योंकि प्रतिकूल है तो प्रतिकूल में तो वो कम दूरी तय करेगी, यानी कि केवल 4 किलोमीटर गई है। जब अनुकूल था, यानी कि जिस दिशा में पानी है बह रहा है उसी दिशा में नाव जा रही है, तो 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर जा रही है। लेकिन अगर अनुप्रतिकूल है धारा का, यानी कि पानी की दिशा कुछ और है, नाव की दिशा कुछ और है, तो 2 घंटे में वो केवल 4 किलोमीटर ही तैर पा रही है नाव। तो ये होता है अनुकूल और प्रतिकूल का मतलब। तो जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो फिर से वही होगा, आप इसी में ही मान रख रहे हैं, दूरी बटे में चाल बराबर समय। तो दूरी इस बार है 4 किलोमीटर, समय है 2 घंटा, लेकिन प्रतिकूल धारा का है। धारा कैसी है? धारा प्रतिकूल है। प्रतिकूल की स्थिति क्या थी? x माइनस वाई। ये प्रतिकूल की स्थिति है, बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 के 1 में करेंगे 4 और 2 के गुणा इस पूरे में करते हैं तो 2 ब्रैकेट में x माइनस वाई। तो x माइनस वाई बराबर 4, 2 यहाँ गुणा में था बटे में गया, तो 2 दूनी 4, यानी कि x माइनस वाई बराबर आ जाएगा हमारा कितना? 2।
और ये है आपका समीकरण 2। इन दोनों ही समीकरणों को आप विलोपन विधि से हल कर दीजिए, आपका x और y का मान आएगा, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो समीकरण 2 ये है, और समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 10। तो x प्लस वाई बराबर है 10 के, जो कि है समीकरण 1, और x माइनस वाई बराबर है 2 के, जो कि है समीकरण 2। अब इसको आप ध्यान से देखिए, ध्यान से, और विलोपन विधि से हल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। तो प्लस वाई माइनस वाई कट रहा है, तो हमें निशान बदलने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे जोड़ने पर। तो कट गया, x और x को जोड़िए यानी कि 2x, 10 और 2 को जोड़िए यानी कि 12। तो x बराबर आएगा 12/2 यानी कि 6। x का मान 6 आया है। अब ये जो x का मान 6 आया है, इसको आप समीकरण 1 या 2 में रख के y का मान निकाल लीजिए। तो समीकरण 1 में रख देते हैं। तो 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखना है, जो कि x प्लस वाई बराबर 10 है। तो x का मान 6 आया है और प्लस y बराबर है 10 के, यानी कि y बराबर 10 माइनस का 6, घटाइए तो 4। तो y बराबर कितना आ गया? x का मान 6 और y का मान 4 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप कह सकते हैं, अतः हमने किसको क्या माना था? नाव की चाल, यानी कि स्थिर जल में तैरने की चाल को x माना था। तो आप लिखेंगे स्थिर जल में तैरने की चाल, तैरने की चाल, इसको माना गया था x, और x का मान आया है 6, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और ये जो दूसरा है धारा की चाल, धारा की चाल बराबर, ये है y किलोमीटर, y माना था इसको y किलोमीटर प्रति घंटा, और y का मान आया है 4, तो किलोमीटर प्रति घंटा आप लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा जो पॉइंट था ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब हमारे पास जो इसमें 2 पॉइंट बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पॉइंट है और थर्ड पॉइंट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पॉइंट है वो मैं अगली वीडियो में सॉल्व करूंगा, लेकिन थर्ड पॉइंट को मैं इसी वीडियो में सॉल्व कर दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पॉइंट है वो भी इसी फॉर्मूले से होना है, यानी कि चाल, और यानी कि जिसमें भी वही चाल, दूरी, समय, यही चीज पूछ रहा है वो। ठीक है ना, तो इसलिए इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो यही लगेगा जो अभी हमने समझा है। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं इस थर्ड पॉइंट को भी अभी सॉल्व कर दूं। बाकी जो अगली वीडियो उसमें मैं सेकंड पॉइंट कर दूंगा, और उसमें और चीजें भी हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं, क्या दिया है इसमें। कह रहा है कि जो रूही है वो 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। ठीक है, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर
2 का थर्ड पॉइंट है। तो इसमें भी हमें एक तो रेलगाड़ी है, दूसरा बस है, दोनों की चाल ज्ञात करना है। तो रेलगाड़ी की चाल को हम x किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे और बस की चाल को y किलोमीटर प्रति घंटा मान के इस पॉइंट को हम सॉल्व करेंगे। और फॉर्मूला क्या प्रयोग करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला अभी हमारा जो यहाँ पर था, कौन सा फॉर्मूला था ये, चाल बराबर दूरी बटे समय का फॉर्मूला हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय का फॉर्मूला रहेगा। तो समय यहाँ पर जो फॉर्मूला है समय का, यानी कि समय बराबर किसके था, समय बराबर है हमारा दूरी बटे में चाल। तो ये आप लिखेंगे दूरी बटे में चाल। इसके ऊपर भी फोकस कीजिएगा। ठीक है, चलिए हल करते हैं। तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो बस है और दूसरा रेलगाड़ी है। और यहाँ पर रोही जो है 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए। अब मान लीजिए ये रोही यहाँ पर खड़ी है और यहाँ पर उसका घर है। ठीक है, यहाँ पर वो खड़ी है और यहाँ पर उसका घर है। तो अब ये जो दूरी है वो है 300 किलोमीटर। कितना है ये, 300 किलोमीटर। इस दूरी को उसको तय करना है। यहाँ पर रोही खड़ी है, रोही यहाँ पर है और यहाँ पर उसका घर है और उसके बीच की जो दूरी है वो 300 किलोमीटर है। अब वो कुछ दूरी तो रेलगाड़ी से तय कर रही है और कुछ दूरी बस से तय कर रही है। तो उसको हर बार अलग अलग समय लगता है। तो चलिए हम इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में परिवर्तित करें और इसको हल करके आंसर को ज्ञात कर लें। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास दो चीजें हैं। क्या क्या है, एक रेलगाड़ी है, दूसरा बस है। तो माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल को क्या मानेंगे, आप मानेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर इसके अंदर क्या है, बस है, तो बस की चाल को क्या मानेंगे, y किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसको ऐसे मानेंगे। तो अब आप ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर है, इस पे भी गौर कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि रेलगाड़ी जो है और बस कितना कितना समय लेते हैं उस यात्रा को तय करने में। अब हम ये ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन में तो कहा गया है कि 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए रेलगाड़ी द्वारा कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। अब यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा करती है, कितना, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, तो यानी कि 60 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करने में कितना समय लगा। तो चलिए इसको ज्ञात करें। यानी कि रेलगाड़ी द्वारा, अब आप लिखेंगे कि रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर दूरी तय करने में लिखना है। तय करने में लिया गया समय बराबर, फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा हमारा दूरी बटे में चाल। यही रहेगा ना फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा, मैं समय ज्ञात कर रहा हूँ। तो दूरी बटे चाल। तो रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर की दूरी, तो दूरी तो है 60 और आगे ध्यान दीजिए, बटे में क्या है, चाल। चाल किसकी, रेलगाड़ी की, यानी कि x इतना समय उसको लगेगा, इतने घंटे उसको लगेंगे। तो 60 बटे में x घंटे उसको लगेंगे 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में। अब आप लिखेंगे और लिखिए।
अगर वो यहाँ से 60 किलोमीटर बस से तय कर लेगी तो अब बचा हुआ कितना है भाई? टोटल तो 300 है, 60 उसने रेलगाड़ी से कर लिया, अब बचा कितना? अब बचा है 240। तो 240 किससे तय करेगी? बस से तय करेगी, क्योंकि उसने लिखा भी है कि तथा शेष बस द्वारा तय करती है। तो शेष कितना बचेगा पहले तो मुझे ये बताइए। तो जब पूरा 300 है, 60 उसने रेलगाड़ी से तय कर लिया, बचा कितना? 240। तो आप लिखेंगे और बस द्वारा 240 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय बराबर। फिर से फॉर्मूला लगाइए दूरी बटे चाल का। तो दूरी तो है 240 बटे में चाल किसकी है? ये बस की है, तो बस का तो y है, तो इतना घंटे उसको लगेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो अब आप पहला समीकरण लिख सकते हैं। प्रश्नानुसार आप इसको लिखिए। क्या लिखेंगे कि 60 किलोमीटर तो वो चला रेलगाड़ी से, जिसमें उसको लगे हैं 60 बटे में x, इतने घंटे लग गए रेलगाड़ी से। और फिर 240 बटे में y, इतना घंटा लग गया उसको बस से। और दोनों 300 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसने बोला है कि उसको 4 घंटे लगते हैं। उसे कितने घंटे लगते हैं? 4 घंटे। यानी कि बराबर कर देंगे आप इसको 4 के। किसके बराबर कर देंगे? 4, क्योंकि 60 और 240 टोटल 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 4 घंटे लग गए। कितने घंटे लग गए? 4। तो बराबर कर देंगे आप इसको 4 के। ठीक है। और जब इसको आप 4 के बराबर कर देंगे, और अगर आप अब दूसरा समीकरण भी बनाइए, क्योंकि अभी एक कंडीशन और है। अब आप लिखेंगे और। ठीक है, अब आप और करके लिखिए। अब वो दूसरी कंडीशन उसने दी है, ये तो हो गई पहली स्थिति। ये पहली स्थिति है आपके सामने। क्या है ये? पहली स्थिति। अब दूसरी में कह रहा है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस द्वारा तय करे तो उसको 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो इसका मतलब 4 घंटे 10 मिनट लग गए अब उसको। यानी कि फिर से आप लिखिए कि रेलगाड़ी द्वारा फिर से, ये आपका फिर से जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी द्वारा कितना? 100 किलोमीटर। ये आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय बराबर कितना रहेगा? फॉर्मूला लगाइए। समय का फॉर्मूला क्या है? दूरी बटे में चाल। तो दूरी है 100, चाल क्योंकि रेलगाड़ी का है, तो चाल, रेलगाड़ी की चाल को क्या माना था? x, तो बटे में x रहेगा। इतने घंटे उसको लगे हैं। अब आप लिखेंगे और। फिर अगर वो पूरा दूरी 300 किलोमीटर है, 100 वो रेलगाड़ी से तय करेगी, तो बचा कितना? 200। 200 किससे तय करेगी? बस से। तो आप लिखेंगे और बस द्वारा कितना? बस द्वारा 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय बराबर। फिर दूरी बटे चाल। तो दूरी है 200, चाल है बस का यानी कि y, इतने घंटे उसको इस बार लगे। तो जब आप इसको प्रश्न अनुसार आगे देखेंगे, प्रश्न अनुसार फिर से लिखिए। तो फिर से उसने दोनों को ही, मतलब कि 100 किलोमीटर उसने
मतलब कि रेलगाड़ी द्वारा तो इतना समय लग गया और बस द्वारा इतना समय लग गया, और इस बार 10 मिनट अधिक लगे हैं, यानी कि 4 घंटे प्लस 10 मिनट उसको इस बार लगा है। कितना लगा है? 4 घंटे 10 मिनट। तो इसको अगर आप हल करेंगे तो 4, अब आप प्लस करिए, 10 मिनट को घंटे में बदलिए, तो 10 बटे में एक घंटे में 60 मिनट होता है, तो 0 0 कट जाएगा और ये आएगा आपका 4 प्लस 1 बटे में 6। अब आप इसको जोड़ दीजिएगा तो ये आपका सही समय जो है वो निकल जाएगा। तो ये रहा आपका 100 बटे में x प्लस 200 बटे में y, फिर से 100 बटे में x प्लस 200 बटे में y बराबर इसके, और आप एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 6 इसका एलसीएम मिलेगा, और इस प्रकार से 6 को 1 से भाग करेंगे तो 6 मिलेगा, 6 की 4 में गुणा करेंगे 6 चौक 24, प्लस 6 को 6 से भाग करेंगे 1, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1, यानी कि ये मिल जाएगा आपको 25 बटे में 6 इतना मिलेगा। और ये आपका रहेगा 100 बटे में x प्लस 200 बटे में y। अब हमें इन दोनों को हल करना है, तो कैसे हल करेंगे? इसको आप अलग से सिंप्लीफाई करिए और इसको अलग से करिए। तो जब मैं इसको हल करूंगा, तो हल करने जा रहा हूं, पहले मैं इसको लूंगा। तो इसको लेते हैं 60 बटे में x प्लस 240 बटे में y बराबर है 4 के। 60 को बाहर करिए, यानी कि 60 गुणा 1 बटे में x, फिर प्लस 240 बाहर गुणा ब्रैकेट में 1 बटे में y बराबर रहेगा 4 के। और ये है आपका समीकरण 1। ऐसे ही आप दूसरे में भी करेंगे, दूसरे में भी करिए, यानी कि इसके अंदर फिर 100 को बाहर निकालिए, 100 गुणा 1 बटे में x, फिर प्लस 200 को बाहर कर दिया गुणा 1 बटे में y, और बराबर हो जाएगा ये 25 बटे में 6 के, जो कि आपके सामने है, क्योंकि 4 घंटे 10 मिनट लगे थे दूसरी बार में उसको। तो जब आप इसको देखेंगे तो ये आपका है समीकरण 2। अब आप यहाँ मान लेंगे, माना, क्योंकि 1 बटे x इसमें भी है, 1 बटे x इसमें भी, 1 बटे y इसमें भी, 1 बटे y इसमें भी है, तो माना 1 बटे x को तो हम p मान रहे हैं और 1 बटे y में q मान लेते हैं, ठीक है। तथा समीकरण 1 व 2 में रखने पर, ठीक है, तो रख देते हैं। तो जब आप इसमें रखेंगे तो ये बन जाएगा 60 गुणा में इसको माना गया है p प्लस 240 गुणा इसको माना गया है q, और बराबर है 4 के। तो इन दोनों की गुणा करेंगे 60p प्लस इसको करेंगे 240q बराबर 4। तो ये आया है आपका पहला समीकरण, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो क्या 4 से ये सब कट जाएंगे? अगर कट जाएं तो बहुत इजी रहेगा करना इसको ना, आसान भी हो जाएगा थोड़ा सा। तो 4 से तो ये कट जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 पंच 15 बार जाएगा, 4 6 24, हाँ। तो इस पूरे को आप 4 से भाग कर दीजिए, ये और आसान बन जाएगा। तो इसको करेंगे जब आप 4 से भाग, तो ये मिलेगा 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 पंचे 20 यानी कि 15p, 4 6 24 यानी कि 60 आ जाएगा, और q फिर 4 से इसको भाग, मतलब कि इस पूरे समीकरण को 4 से भाग करने पर हमें ये मिला, और इसको हमने माना नहीं, इसको भाग करेंगे ये मिलेगा 4 से, इसको 4 से भाग करेंगे ये मिलेगा, इसको जब 4 से भाग करेंगे तो 1 मिल जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिखना चाहिए। तो ये तो मैंने 4 लिख दिया, इसको काट देते हैं क्योंकि हमें 1 मिलेगा। कितना मिल जाएगा? 1, ध्यान दीजिएगा 1 मिलेगा। अब इसी प्रकार से आप इसमें भी रखिए, यानी कि आप लिखेंगे और ये आपका है 100 गुणा 1 बटे x को क्या मानेंगे p प्लस ये रहा आपका 200, इसको मानेंगे q, और बराबर 25 बटे में 6 के। तो 100 की p में करेंगे 100p, ये हो जाएगा 200q, और बराबर हो जाएगा 25 बटे में 6। अब आप इसके नीचे 1 लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई सबसे पहले करिए।
तो 6 की गुणा इसमें, बाकी 25 की 1 में। तो 25 की 1 में करेंगे तो 25 मिलेगा, ठीक है। और 6 की गुणा अब आप 200p प्लस 100p और प्लस 200q में करिए। तो 6 की तो गुणा करना है और 100p में प्लस 200q में करना है। तो ये हो जाएगा हमारा, 6 की गुणा पूरे ब्रैकेट में कर लेते हैं तो 600p प्लस 6 दूनी 1200q बराबर ये हो जाएगा हमारा 25 की, क्योंकि हमने 6 की गुणा पूरे ब्रैकेट में किया है। तो अब हमें ये मिला। तो क्या हम इसको 25 से काट सकते हैं? तो बिल्कुल काट सकते हैं, बस आप इसको सोचिए। 25 से काटते हैं, चलिए ठीक है। जब आप इस पूरे समीकरण को 25 से भाग कर देंगे तो इसको 25 से काटेंगे तो 25 दूना तो हो जाएगा 50। 25 दूना जब 50 हो जाएगा तो 10 मिलेगा, तो 10 मिलेगा तो ये 100 हो गया। 25 चौक 100 यानी कि 24p। इसको भी 25 से भाग करते हैं तो पहले मैं 25 का पहाड़ा पढ़ूंगा 120 के लिए। तो 25 चौक हो जाएगा 100, 25 चौक 100 हो गया, क्योंकि मैं 120 के लिए पढ़ रहा हूँ ना। लेकिन बचेगा 20, तो 20 इधर आएगा तो ये 200 हो जाएगा। तो 25 अट्ठे होता है 200 और एक क्यू बराबर 25 से अब इसको भाग कर देंगे तो 1 मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा समीकरण। इसको हमने माना था 1, तो इसको मानेंगे। ये आपका कुछ भी नहीं है, ये आपका कुछ भी नहीं है, ये बराबर 1 है बस, ठीक है। और यह समीकरण 2। तो 1 और 2 को हल कर लेते हैं, ठीक है। तो विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, ये रहा 15p प्लस 60q बराबर है 15p प्लस 60q बराबर 1, ये है समीकरण 1। 24p प्लस 48q बराबर रहेगा 1 के, और ये समीकरण 2, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हमारा ये आ गया है। केवल p और q के किसी एक का गुणांक बराबर करके इसको हल कर देते हैं और जो आंसर आएगा उसको हम देखेंगे। तो थोड़ा सा जो है मैं एक काम और कर लेता हूँ, इसको जस्टिफाई कर लेता हूँ कि क्या जो हमारा आया है ये सही आया है। मतलब कि मैं 600 को 25 से भाग करना चाहता हूँ, ताकि जो है हमें पता लगे कि हम सही हैं या गलत हैं। तो मैं पहले भाग कर लेता हूँ कि अगर मैं 600 को 25 से भाग करता हूँ तो 25 दूना 50 होगा, और ये मिलेगा हमें 25 चौक 100 यानी कि तो सही है 24 मिला। ये जो 24 आया है सही है। अब 1200 को भी 25 से भाग कर लेते हैं। 1200 को जब हम 25 से भाग करेंगे तो 25 चौक होगा 100 और फिर आएगा हमारा 25 अट्ठे 200। 25 अट्ठे 200 होगा, क्योंकि 25 का पारा अगर 4 बार पढ़े तो 100 मिलता है, तो 8 बार पढ़ेंगे 200 मिल जाएगा, तो 48, ठीक है। चलिए ये हमारे पास आ गया है। तो फिर p के गुणांक बराबर करें, p का कर लेते हैं। तो विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। तो विलोपन विधि से हम इसको हल करेंगे। तो विलोपन विधि से कर रहे हैं। तो यहाँ पर 15, यहाँ 24 है। 24 की गुणा समीकरण 1 में होगी, 15 की गुणा समीकरण 2 में होगी। तो यानी कि समीकरण 1 को 24 से तथा समीकरण 2 को 15 से गुणा करने पर, तो अब हमें गुणा करना है। समीकरण 1 को 24 से करते हैं, समीकरण 2 को 15 से करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है। समीकरण 1 को 24 से करते हैं, तो 24 की गुणा पहले 15 में करिए। तो जब आप 24 की गुणा 15 में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। 24 की गुणा 15 में करने पर क्या मिलता है। 24 की गुणा 15 में, तो 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 की 4 में करेंगे 4, 1 की 2 में करेंगे 2, यानी कि 0, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 360 मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 360
P मिलेगा, फिर प्लस का निशान। अब हमें 24 की गुणा 48 में भी करना है, 24 की गुणा 48 में। चलिए 24 की गुणा 48 में कर देते हैं, या 48 की गुणा 24 में कर देते हैं। 4 अठे 32 के 2 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19, 2 अठे 16 6 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, यानी कि 2, 9 और 6 15 5 हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11, 1152, 1152 और एक क्यू है बराबर 24 की गुणा इसमें भी करना है, तो ये रहा समीकरण 3। अब हमें समीकरण 2 को 15 से गुणा करना है, तो पहले तो हम 15 की गुणा कर लेते हैं, 15 की गुणा 24 में, तो फिर से हमें ये मिलेगा 360p, फिर प्लस। अब हमें 15 की गुणा 48 में करना है, 15 की गुणा 48 में करना है। समीकरण 1 में 24 की गुणा हमें करना था, 24 की गुणा हमें 15 में करने पर तो ये मिल गया, फिर 24 की गुणा 60 में करना था, तो 24 का 60 में किया गया है, मुझे तो नहीं लग रहा है, एक बार कर लेते हैं, लगता है कुछ गलती हो गई होगी। 24 की गुणा 60 में करिए, 24 की गुणा 60 में, तो ये रहा 0 6 चौक 24 और फिर 2 की जीरो में करेंगे 0 2 6 12, यानी कि 0 4 2 2 4 और ये, यानी कि 0 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, फिर 2 और 2 4 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, यानी कि 1440 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1440 मिलेगा। तो 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 और 6 दूनी 12 2 14, हाँ 1440 मिलेगा हमें। तो इसको 1440 बना लेते हैं, ये रहा 1400 और फिर ये हो जाएगा हमारा 40, ये 1440 हो गया। इसको आप ध्यान से देखिएगा, 1440 क्यों बराबर 24 की में करेंगे 24, ठीक है। अब मुझे मतलब कि जब 24 की गुणा इसमें किया गया है तो ये मिला, इसमें किया गया है तो ये मिला, इसमें किया गया तो ये मिला, ठीक है। अब समीकरण 2 को 15 से गुणा करना है तो इन दोनों करेंगे, ये मिलेगा। 15 की गुणा 48 में और करते हैं, तो 48 की गुणा 15 में, 48 की गुणा 15 में करते हैं, तो 5 अठे 40, 5 अठे 40 की 0 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24, 1 की 8 में करेंगे 8, 1 की 4 में करेंगे 4, यानी कि घटाइए 0 प्लस करना है। 8 और 4 बारह 2 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, यानी कि 720 आएगा। कितना मिलेगा? ये हमें मिलेगा 0 8 4 बारह 2 हासिल 1, 4 2 6 720। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 720 क्यू। 15 से इसमें भी गुणा करना है तो 15 ही मिलेगा, ये रहा आपका समीकरण 4। पी के गुणांक बराबर हैं, घटा देते हैं, घटाने पर तो माइनस माइनस और यहाँ पर भी माइनस, ये दोनों तो कट गया। 1440 क्यू में से 720 घटाते हैं, 1440 में से 720 घटा देते हैं, तो 0 4 में से 2 घटाएंगे 2, 14 में से 7 घटाएंगे, यानी कि 720 ही मिल जाएगा। 720 क्यू बराबर, यहाँ पर प्लस का ज़्यादा है, 24 में से 15 घटाना है तो हमें कितना मिलेगा? तो 5 4 9 मिलेगा, यानी कि क्यू बराबर मिल जाएगा 9 बटे में कितना? 720, ठीक है। और फिर 9 एकम 9, 9 अठे हो जाएगा 72, यानी कि बटे में कितना मिलेगा? 80 मिलेगा। तो यानी कि क्यू बराबर 1 बटे 80 मिल गया, यानी कि क्यू बराबर 1 बटे में 80 है। क्यू का मान आ गया। अब आप इसको समीकरण किस में रख देंगे? समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, क्योंकि आप इसको, अच्छा 1 मिनट, समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए पी का मान निकालने के लिए, तो 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास ये वाला है, समीकरण 1 ये है, यानी कि 15p प्लस का 60q बराबर 1,
यानी कि 15p प्लस 60 गुणा q का मान 1/80 बराबर 1 के। 0 से 0 कटेगा, 2 3 6 होगा, 2 चौक 8 होगा, यानी कि 15p बराबर 1। और ये कितना है, ये है आपका 3/4, यानी कि 15p बराबर 1 माइनस में जाएगा 3/4, इसके नीचे 1 लगाएंगे, एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 15p बराबर, ठीक है। 4 और 1 का एलसीएम 4, 4 को 1 से भाग करेंगे तो 4, 4 के गुणा 1 में करेंगे 4, माइनस 4 को 4 से भाग करेंगे 1, 1 के गुणा 3 में करेंगे 3, यानी कि 15p बराबर 1 घटाने पर 1 नीचे 4, ठीक है। तो जब आप p का मान निकालेंगे तो 1/4, 15 यहाँ गुणा में है तो जाएगा बटे में, 15 गुणा में था बटे में गया, लेकिन वो गुणा में ही रहेगा तो p बराबर आया 1/15 चौक 60 के, ठीक है। अब चूंकि हमने माना है, क्या माना है, देखिए क्या माना है, हमने कहा माना 1/x बराबर p है। चूंकि हमने 1/x बराबर p माना है और 1 में y को q माना है, तो इसलिए 1/x बराबर p का मान हमारे पास कितना आया है, 1/60, और 1/y को q माना है और q का मान आया है हमारा 1/80। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो मैं यहीं पर ही सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो जब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की गुणा 1 में करेंगे तो x बराबर 60 की 1 में करेंगे 60, और ये हमारा x का मान आ गया है, ठीक है। फिर आप लिखेंगे और यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई तो y की 1 में करेंगे, y बराबर 80 की 1 में करेंगे 80, ठीक है। तो x और y का मान आ चुका है, x आया है 60 और y आया है 80। इसको भी दिमाग में रखिएगा अच्छे से, क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है और ध्यान से देखिए, समझिए, हल करिए। x की चाल किसकी है, हमने रेलगाड़ी की चाल को x माना था, तो काफी लंबा चला गया ये क्वेश्चन अगर ध्यान से देखा जाए तो, बहुत लंबा गया है। यहाँ से शुरू है ये, और ये पूरा समीकरण बना है, फिर ये कैलकुलेशन हुआ है और यहाँ तक हमारा हुआ है। काफी लंबा क्वेश्चन गया है ये, और यहाँ पर हमने रेलगाड़ी की चाल को x माना है, बस की चाल को y माना है। चलिए इसको लिख लेते हैं, इसलिए यहाँ लिख देते हैं। चलिए, इसलिए अतः करके आप लिख लीजिएगा, अतः रेलगाड़ी की चाल को x माना गया है और x का मान आया है यहाँ पर 60, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया हमारा रेलगाड़ी की चाल, और बस की चाल को y माना गया है और y का मान यहाँ पर 80 है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यही दोनों चीजें हमें ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से इसका एक पॉइंट और बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का, इसको मैं अगले वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। और इस प्रकार से हमारा जो एक्सरसाइज है वो 3.6 कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी क्वेश्चन नंबर 2 का एक पॉइंट यानी कि सेकंड पॉइंट सॉल्व होने के बाद। और इस प्रकार से हमारा जो अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए इस प्रकार की वीडियोस लाते रहें और आप अच्छे से पढ़ाई करें। जल्द ही हम अपने अगले वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।